आज का, और ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ओके, टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट सर्विस मार्केटिंग। ठीक है, उससे पहले जो था हमने वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट अस्सलामुअलैकुम क्या क्या मैम। पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। हम लोगों ने पोजिशनिंग के बारे में पढ़ा था, हमने कंज्यूमर मार्केट के बारे में पढ़ा था, हमने जो है वो इंडस्ट्रियल मार्केट के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम सर्विस मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो सर्विस मार्केटिंग होती है, जो सर्विसेज आपकी होती हैं, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दीज आर इंटेंजिबल, इंसेपरेटेबल, वेरिएबिलिटी होती है और पेरिशेबिलिटी होती है। इंटेंजिबिलिटी क्या, कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट और स्मेल्ड बिफोर परचेजिंग। इंसेपरेबिलिटी क्या होती है, कंज्यूम व्हेन इट इज प्रोवाइडेड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। वेरिएबिलिटी क्या होती है, क्वालिटी डिपेंड ऑन हु प्रोवाइड्स। ठीक है, ये इसकी कुछ जो है वो अच्छा, पेरिशेबिलिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड और रीस्टोर्ड। अब इंटेंजिबिलिटी, जैसे अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, चाहे आप बस पे ट्रैवल करते हैं, चाहे आप ट्रेन पे करते हैं, चाहे आप एरोप्लेन पे करते हैं, तो क्या है, सबसे पहले आपको टिकट मिलती है। जब तक आप उसमें सवार नहीं हो जाते, यू कैन नॉट इससे एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, इंसेपरेबिलिटी की जो आप सर्विस प्रोवाइडर है उसको उससे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो उसका कंसल्टेंसी मिलेगी वो डॉक्टर से अलग मिलेगी, क्योंकि वो डॉक्टर के साथ ही उसकी कंसल्टेंसी और वो जो उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन देना होता है उसी के साथ होता है। ठीक है, देन है वेरिएबिलिटी, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन हु प्रोवाइड्स। ठीक है, दूसरी जो ये है कि आपने, सेकंड क्या है कि आपने उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, हाउ दे आर, हाउ मच दे आर कर्टियस, कि कितने वो खुश अखलाक हैं, हाउ दे आर कस्टमर सेंटर्ड, कितना वो कस्टमर की बात को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया। ओके, देन आपका है पेरिशेबिलिटी, कि आपने जो सर्विस का एक टाइम है उसको उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपने उसको सर्विस को कंज्यूम करना होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाती है, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, और दूसरा क्या हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू टू का अपॉइंटमेंट फ्रॉम डॉक्टर बट यू कुडंट गो ऑन टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, आप उस दिन नहीं जा सके, आपने अपॉइंटमेंट ली थी, आपने फी पहले सबमिट करा दी, तो आप उस दिन नहीं गए, अगले दिन वो आपकी फी आपसे अलग से चार्ज करेगा। ठीक है, उसी फी में आपका जो है वो आपको एग्जामिन नहीं करेगा। ठीक है, ओके। सो वालेकुम सलाम जी हमजा, कैसे हैं आप, ठीक है? ओके, दीज आर, अब इसका थोड़ा डायग्राम से भी है कि इंटेंजिबिलिटी का बता दिया है। ठीक है, ये वही चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की हैं। ओके, देन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कि हम जो सबसे पहले हम जो पढ़े थे वो सारा मैन्युफैक्चरिंग उससे था। अब जो सर्विस सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाती हैं। Traditional marketing strategies, service firms often require additional strategies like service profit chain, internal marketing and interactive marketing। के जो सर्विस सेक्टर में आपकी जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो तीन होती है, एक सर्विस प्रॉफिट चेन होती है, एक इंटरनल मार्केटिंग होती है। ठीक है, और दूसरी आपकी क्या है, आपकी इंटरेक्टिव मार्केटिंग होती है। इसको हम थोड़ा सा अब आगे डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या है। और ठीक है, सर्विस प्रॉफिट चेन को देखते हैं। सर्विस प्रॉफिट चेन में जो पांच चीज़ें आती हैं। इंटरनल सर्विस क्वालिटी, सबसे पहले आपके लिए क्या करे हो आप, इंटरनल सर्विस क्वालिटी, सिलेक्टिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग टैलेंट एम्प्लॉयज लीड्स टू। देखिए, जैसे हमने जो सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, सप्लाई चेन में बेसिकली क्या होता है कि एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, और हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि जिसमें होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो होते हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। और सप्लाई चेन जो होता है उसमें क्या होता है, उसके रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स बनाने तक और उसको कस्टमर पे अवेलेबल करने तक जो जो लोग आते हैं वो आपकी सप्लाई चेन कहलाती है। इसी तरह से सर्विस में जब आप सर्विस प्रॉफिट चेन कहेंगे तो इसमें क्या है कि इंटरनल सर्विस क्वालिटी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सर्विस सेक्टर में हम एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, हायरिंग और जो उसका टैलेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। डोंट डू दैट। हम आप क्यों आप लाइनें स्क्रीन के ऊपर वो ड्रॉ कर रहे हैं?
तो मैम वो हाथ लग गया था मेरा थोड़ा। अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि आपकी जैसे सर्विस सेक्टर में होता है ना, तो सर्विस सेक्टर में हम कहते हैं कि कर्टसी या खुश अखलाकी जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ होता है? आपके कस्टमर के साथ, ठीक है ना? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर जो होता है वो डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन करता है, ठीक है? आपसे आपका मसला सुनता है, उसके मुताबिक आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन देता है। इसी तरह से आप जो है अगर हॉस्पिटल के अलावा अगर आप एजुकेशन की एग्जांपल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ होता है? आपके टीचर्स के साथ होता है। तो उसके लिए ये सर्विस इंटरनल सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए शुड सिलेक्ट हायर और टैलेंटेड एम्प्लॉय। फिर जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे वो क्या होंगे? दे विल बी लॉयल, प्रोडक्टिव, हैप्पी एम्प्लॉयज। फिर ये जो हैप्पी एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करेंगे? वो ग्रेटर सर्विस देंगे, ठीक है? फिर इस ग्रेटर सर्विसेज होगी तो क्या होगा? दैट इट विल लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, ज़ाहिर है आपकी जो है वो बिजनेस को एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी बिजनेस ग्रो होगा, आपके कस्टमर शेयर इंक्रीज होंगे। सो दीज 5 फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड, कि हर एक उसका दूसरे पर इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है? इंटरनल सर्विस क्वालिटी बेटर हुई है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, ठीक है? आपने उनको मतलब अच्छे से ट्रेन कर दिया, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, ठीक है? उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, उनको आप अच्छे से सैलरी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है? एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कस्टमर भी सेटिस्फाई है, तो उसका लॉन्ग रन बेनिफिट किसको हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? देन है आपका इंटरनल मार्केटिंग। सेकंड जो स्ट्रेटजी है दैट इज इंटरनल मार्केटिंग मीन्स दैट द सर्विस फर्म मस्ट ओरिएंट and motivate its customer, contact employees and supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction। वही बात कि आपने क्या करना है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ जिनका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है? डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जैसे आपका जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उसके जो फ्रंट ऑफिस होता है उसमें हमेशा बड़े कर्टियस और बड़े जो आप कह लें कि पोलाइट लोग बिठाए जाते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका इंटरेक्शन किससे हो रहा होता है? फ्रंट ऑफिस वालों से, ठीक है? तो इसलिए दे शुड बी वेरी ट्रेन एंड दे शुड बी कस्टमर सेंटर्ड, ठीक है? देन आपका इंटरेक्टिव मार्केटिंग मीन्स दैट द सर्विस क्वालिटी डिपेंड्स हैवीली ऑन द क्वालिटी ऑफ द बायर सेलर इंटरेक्शन ड्यूरिंग द सर्विस काउंटर। These major problems nowadays are service differentiation, service quality, service productivity। तो इसमें आपका क्या है कि सबसे पहले अच्छा जो हमने लास्ट अभी ये जो स्लाइड डिस्कस की है ना, इसमें इसमें आपकी फोर्थ सीजन की एग्जांपल बड़ी इसमें वो आती है, सेट आती है। और आपका एक हेरिटेज कैफे मिलता इधर है भावलपुर में, उसकी बड़ी अच्छी है वहाँ पे जो है फूड भी बहुत अच्छा है और उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, ठीक हो गया? अच्छा, इंटरेक्टिव जो है मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, इसमें भी आप अगेन जो है कि उनका जो एम्प्लॉयज़ जो फोर्थ सीजन की जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे कि उनके एम्प्लॉयज़ बड़ी पैशनेट हैं, दे आर वेरी कस्टमर सेंटर, दे आर वेरी पोलाइट, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जब आपकी जो इंटरेक्टिव मार्केटिंग, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका इंटरेक्शन है अपने कस्टमर्स के साथ, वो तो पहले इंटरनल था ना कि कोई आपका विजिट करता था। फिर ये है कि जो आपके लोग मार्केट कर रहे हैं बेसिकली, तो वो क्या है? उनके अंदर भी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और किस बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं जब आप इसमें इंटरेक्टिव मार्केटिंग में जाते हैं, वो डिफरेंशिएशन में होते हैं, सर्विस क्वालिटी में होते हैं और सर्विस प्रोडक्टिविटी में होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, मैनेजिंग सर्विस डिफरेंशिएशन में इसमें क्या है? क्रिएट्स अ कंपैटिटिव एडवांटेज फ्रॉम दी ऑफर, डिलीवरी एंड इमेज ऑफ द सर्विस। कि सबसे पहले जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपैटिटर। यू शुड डू डिफरेंट दैन देयर योर कंपैटिटर्स डू, ठीक है? आपने अपने कंपैटिटर से डिफरेंट काम करना है, उनसे बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है, तभी आपके कस्टमर जो हैं वो आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होंगे। ऑफर कैन इंक्लूड डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कि आपने जो फीचर्स देने हैं वो फीचर्स होने चाहिए दैट योर कंपैटिटर्स आर नॉट प्रोवाइडिंग, ठीक है? डिलीवरी कैन इंक्लूड मोर एबल एंड रिलायबल कस्टमर कॉन्टैक्ट पीपल, इन्वायरमेंट और प्रोसेस। तो इसमें जो भी आपकी जैसे अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह की एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या है कि इट शुड बी वेरी, यू कैन से कि आपके जो वही बात कि आपके जो लोग हैं जिनके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, दे शुड बी वेरी, यू कैन से, प्रोफिशिएंट इन देयर फील्ड, ठीक है? दे नो हाउ टू ट्रीट कस्टमर, हाउ टू रिस्पॉन्ड देयर कस्टमर नीड, ठीक है? इट कैन इंक्लूड द सिंबल एंड ब्रांडिंग, कि आपकी जो सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक वो होता है ना, एक ब्रांड होता है, उसका एक सिंबल होता है, वो भी डिफ्रेंशिएटेबल हो दूसरे ब्रांड से जो मार्केट में काम कर रहे हैं,
ठीक है, then managed service quality it provides a competitive advantage by delivering consistently higher quality than its competitor. ये नहीं कि जस्ट आपने सर्विस बेटर एक दफ़ा प्रोवाइड कर दी तो that is enough, it is not enough. You should be persistent and consistent कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका स्टैंडर्ड है, आपको उसको मेंटेन करना है हर सूरत। अदरवाइज आपके कस्टमर जो होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते तो एक दफ़ा आपने जब अपना कोई फूड चेन जो है वो खोला और उसके बाद जो है आपका स्टोर खोला, लेकिन उसके बाद आपने उसके टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो आपके कस्टमर आपके साथ लॉयल नहीं होंगे। सर्विस क्वालिटी ऑलवेज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। कि ये जो क्या होती है आपकी जो सर्विस क्वालिटी होती है क्या कर रही होती है आपकी कस्टमर जो एम्प्लॉयज़ के आपस में इंटरेक्शन होते हैं ना, उस पर बड़ा हैविली डिपेंड कर रही होती है। Then managing service productivity, it refers to the cost side of the marketing strategies for serving firms, employee recruiting, hiring and training strategies, technology, service quantity and quality strategies. अच्छा इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं ना, वहाँ पे एफिशिएंसी का जो है वो एक वर्ड आता है। हमें पता है एफिशिएंसी मीन्स के यू ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। थोड़े रिसोर्सेज को आप इस तरह से यूटिलाइज करने हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट ले सकें। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं कि जैसे कुछ एयरलाइंस थी, आपने कतर एयरलाइंस का नाम अगर सुना हुआ है तो देयर सर्विसेज आर वेरी गुड। ठीक है, अब एक तो ये है कि उनका जो स्टाफ है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा ट्रेन है। ठीक है, सेकेंडली जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि मतलब वो फ्रेंड बेनिफिट्स डिफरेंट जो होता है ना कि भाई आपको वो जो होती हैं सर्विसेज खाने की इस तरह की वो नहीं है, लेकिन वो कंफर्टेबल सीट्स है, टाइमली जो होता है वो फ्लाई करते टाइमली वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये वाले उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन अगर सम टाइम आप ऐसा करते हैं ना कि सारे फ्रेंड बेनिफिट्स जो इस तरह के होते हैं आप उसको रिमूव कर देते, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट एट द लॉन्गर रन वो क्या होता है कि फिर कस्टमर जो होते हैं उन कंपेटिटर्स की तरफ जाना शुरू होते हैं जो ज़्यादा आपको जो है ना फीचर्स या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो दैट वाज द लास्ट Yes, स्लाइड ma'am. फ्रॉम सर्विस स्ट्रेटजीज। अब जो है वी गोना डिस्कस अबाउट ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। जब हमने ब्रांड का पढ़ा था, क्या होता है ब्रांड, हमारा क्या होता है ब्रांड, ब्रांड को इटसेल्फ हम कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं पढ़ा होगा। हम कहते हैं ना कि ब्रांड इज अ साइन सिंबल दैट डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट योर कंपनी फ्रॉम योर कंपैटिटर्स। ठीक है, सिंबल और स्लोगन जो होता है जो आपकी ऑफरिंग को आपके कंपैटिटर की ऑफरिंग से जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा होता है। ठीक है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है? पॉजिटिव डिफरेंशियल इफेक्ट दैट नोइंग द ब्रांड नेम हैज ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ब्रांड्स आर मोर देन जस्ट नेम्स एंड सिंबल्स। कि हम जब इसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि दीज आर द नेम्स एंड सिंबल्स जिसकी बेस पर हमें पता चलता है कि इस कंपनी की प्रोडक्ट है। ब्रांड रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर्स परसेप्शंस एंड फीलिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो आपका जो भी आपकी ब्रांड इक्विटी बेसिकली क्या है, ये जब हम कहते हैं कि ब्रांड इक्विटी क्या है, बेसिकली इट्स कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड लॉयल्टी। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं दैट इज ब्रांड इक्विटी। कि कस्टमर किसी ब्रांड के बारे में प्रेफर कि फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी होती है कि मैंने जो है ना मेल है कि मैंने ब्रेकआउट की ही शर्ट लेनी है। ठीक है, और वो उसकी प्रेफरेंस क्या है, ब्रेकआउट है, और वो लॉयल भी है कि सबसे पहले जो मेरी प्रेफरेंस वही है और मैंने लेनी भी सीखी है। तो दैट विल बी कॉल्ड द ब्रांड इक्विटी ऑफ द ब्रेकआउट। ठीक है, ओके देन आपका है। अच्छा, जब भी आप बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रेटजीज आप करती हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड नेम सिलेक्शन, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डेवलपमेंट। अब जो आपकी ब्रांड पोजिशनिंग है इट इंक्लूड एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज। देन आपकी ब्रांड नेम सिलेक्शन है कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है अपने ब्रांड का, कैसा नाम होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स होते हैं, कुछ प्राइवेट ब्रांड होते हैं, इसमें लाइसेंसिंग आ जाती है, को ब्रांडिंग आ जाती है। देन ब्रांड डेवलपमेंट आ जाती है जिसमें लैंड एक्सटेंशन आ जाती है, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड एंड न्यू ब्रांड। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ब्रांड पोजिशनिंग का। ब्रांड पोजिशनिंग हमें पता है कि इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग द इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। अब ब्रांड पोजिशनिंग क्या होगी कि आप अपनी कंपनी के, अगर आपकी मल्टीनेशनल मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कस्टमर के माइंड में अपने ब्रांड का एक परसेप्शन, जैसे होता है ना कि स्टाइलों का गर्ल्स का एक परसेप्शन है कि
देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी स्टाइलिश, ठीक है, उनके डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हश पपीज़ का जो मेल वो है शू, उसमें के वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो एक पोजिशनिंग की हुई है, तो जो भी कंफर्टेबल शूज़ की तरफ जाता है तो वो हश पपीज़ को, और उसके पास वो अफोर्ड भी कर सके तो वो हश पपीज़ की तरफ जाता है, ठीक है। ऑल्दो देयर shoes are very expensive as compared to other regular brands. Brand position, it can position brands at any of the three level: product attributes, product benefits and product beliefs and values. प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के कौन कौन से फीचर्स आप दे रहे हैं, ठीक है, उसकी खसूसियत क्या है, और देन आपका है प्रोडक्ट बेनिफिट कि कौन सी कस्टमर की नीड जो है उस प्रोडक्ट जो आप फीचर्स दे रहे हैं उससे सेटिस्फाई हो रही है। तो कंज्यूमर की आपकी कंपनी के बारे में जो है वो बिलीव क्या क्या है, ठीक है। ये जो होता है इसमें आपका आ जाता है ब्रांड पोजिशनिंग का। इसमें जो आपकी बुक एग्जांपल डिस्कस की हुई है वो पीएनजी की प्रॉपर एग्जाम्पल की डिस्कस की हुई है, बेसिकली कि उन्होंने ये जो बेबीज डायपर इंडस्ट्री में देवर पायनियर, ठीक है, उन्होंने ही ये डिस्पोजेबल डायपर्स वगैरह ये सारे इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। उन्होंने तो उसके फीचर्स बताए कि ये इसमें ये फीचर्स हैं कि फ्लॉइड जो है वो जो भी जितना भी है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जो भी ड्राई रहता है, इस तरह के उन्होंने फीचर्स बताए। दीज वर दी एट्रीब्यूट्स। अब बेनिफिट क्या है, अच्छा, अब सिर्फ एट्रीब्यूट्स की बेस पर आप पोजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी कॉपी हो जाते हैं, क्योंकि हर जो कंपनी जिसके पास रिसोर्स होंगे वो ये फीचर्स अपने उसमें प्रोडक्ट में लाकर जो है वो उसको कर देगी। तो आप ब्रांड पोजिशनिंग और किस तरह की, जैसे होता है कि स्किन जो है वो खराब नहीं होगी, ठीक है। सो दिस विल बी कार्ड प्रोडक्ट बेनिफिट्स। देन है ब्रांड नेम सिलेक्शन के, अब आपने ब्रांड पोजिशनिंग भी आपने उसके बारे में डिसीजन कर लिया कि आपकी ये प्रोडक्ट होगी, ये फीचर्स होंगे, और अपने कंज्यूमर के जो बिलीव्स और वैल्यूज होंगे वो उसको आपने किस तरह से करना है, ठीक है। अगर आपने तो ब्रांड नेम कैसे सिलेक्ट करना है, कि अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब आप ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इट सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट, कि आप जब भी कोई ब्रांड नेम जो कंपनी सेलेक्ट करते हैं वो इस प्रेफर करते हैं कि दे द नेम शुड रिप्रेजेंट द फीचर और द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, कि कुछ चीज़ें वो जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। ईजी टू प्रोनाउंस, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर, कि एक तो जो है जो भी आप ब्रांड जो कंपनी नाम सेलेक्ट करती हैं उस तरह से होते हैं कि उनको प्रोनाउंस करना या उनको बोलना ईजी होता है, मुश्किल नाम नहीं होते, ईजी नेम होते हैं, ठीक है। और वो नाम जल्दी से एक तो ईजी होते हैं बोलने में भी और याद रखने में भी ईजी होते हैं। डिस्टिंक्टिव एंड एक्सटेंडेबल, डिस्टिंक्टिव हो कि उनकी एक स्पेशलिटी हो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि एक्सटेंडेबल, कि जब अगर इस तरह से हो कि अगर आप उसमें अपनी एक न्यू प्रोडक्ट, जैसे होता है ना कि पहले आप एक इंडस्ट्री में थे, पहले आप जो थे फॉर एग्जांपल जैसे सोनी का है, पहले जस्ट उनका होम अप्लायंसेस का था, ठीक है। जब उन्होंने क्या कर दिया कि मोबाइल इंडस्ट्री में भी, सेलुलर इंडस्ट्री में भी वो आ गए, ठीक है। तो वो क्या होता है नाम एक्सटेंडेबल, जस्ट यही नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप अगर फर्दर आपकी अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कराए तो उसको नेम शुड बी एक्सटेंडेबल। एबिलिटी टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज, यानी उसको दूसरे कंट्रीज में भी ट्रांसलेट उसको किया जा सके, जैसे ये सुप्रीम है, ठीक है। ये पाकिस्तानी वो तो नहीं है ना, वो टी जो है ब्रांड, इसी तरह से लिप्टन है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और इसीलिए कि वो डिफरेंट रीजन में उसको जो है यूज़ कर सकें, ठीक है। केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड, कि जब आपने नाम सेलेक्ट कर लिया है फिर आपने उसको एक लीगल प्रोटेक्शन देनी है, कोई भी आपकी कंपनी का नाम जो है वो उसको कॉपी नहीं कर सकेगा। अगर वो करेगा तो उसको उसके लिए फिर जो है वो एक पेनाल्टी या क्या होता है वो क्या बोलते हैं उसको, वो पे करना पड़ जाता होता है कंपनी को क्लेम करके उसके अगेंस्ट। मुझे एग्जैक्ट वो नाम माइंड में नहीं आ रहा, तो ऐसा होता है। ओके, देन ब्रांड स्पॉन्सरशिप, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड स्पॉन्सर्ड एंड प्रमोटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स सच एज पेप्सी एंड आईबीएम प्राइवेट, अच्छा कि आप स्पॉन्सरशिप कर देती हैं कंपनीज, ठीक है, अपने ब्रांड को, जैसे कोक स्टूडियो है, ठीक है। और फिर इस तरह से नेस्ले का था, इस तरह के वो स्पॉन्सरशिप कर देती हैं। और कुछ हैं जो प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स क्रिएटेड एंड ओन्ड बाय रीसेलर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज सच एज प्रोडक्ट्स प्रेसिडेंट्स चॉइस, ये तो इसकी एग्जांपल, अच्छा आपको इसकी लोकल एग्जांपल देखनी ताकि आपको समझ आए। जैसे ये मेट्रो है, ठीक है, तो ये प्राइवेट ब्रांड का एक ये है ना कि वो रीसेलर जो है वो एक ले लेते हैं प्रोडक्ट को, जो होता क्या है बेसिकली कि वो उसको थोड़ा सा लेस प्राइस पे, यानी एक इमेज है कि आपको हाइपर स्टार है, हाँ याद है हाइपर स्टार को कहा जाता है कि आपको मार्केट से
तकरीबन डिफरेंस होते हैं उनके, कम प्राइसेस होती है। मेट्रो की तो खैर ज़्यादा होती हैं, आपको 100-150 हर उसके पीछे ज़्यादा भरना पड़ जाता है। लेकिन हाइपर स्टार के बारे में कहा जाता है कि जब आप एक पैक लेते हैं तो उसको आपको कट प्राइसेस पे आपको जो है वो मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रांड स्पॉन्सरशिप का होता है। तो इसमें जो होता है ना, ये आपके जैसे जो रिटेलर होते हैं इनको बड़ा इसका फ़ायदा होता है। इसका ये है कि वो अपनी मर्ज़ी की, जैसे मेट्रो का मैंने कहा कि वो प्राइसेस जो होते हैं प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो जिस प्रोडक्ट को चाहते हैं प्रमोट कर सकते हैं, और जिसको चाहते हैं कि वो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, और जिसको चाहते हैं उसको वो कहते हैं ना कि बिल्कुल बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर कस्टमर जो होता है उसको हमेशा ही विल रेफर टू दोज प्रोडक्ट दैट आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। अगर कुछ प्रोडक्ट जो होंगे वो जल्दी से नहीं मिल रहे होंगे तो वो प्रेफर करेगा कि हमेशा आपके माइंड में 2 ऑप्शंस होते हैं जब आप शॉपिंग करने जाते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो चलो मैं इस ब्रांड की तरफ जाऊँगी, ये नहीं मिला तो इस कंपनी के प्रोडक्ट में परचेज़ कर लूँगी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर आपका प्राइवेट ब्रांड्स में एक लाइसेंसिंग होता है कि मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स टेक ईयर्स एंड स्पेंड मिलियंस टू क्रिएट देयर ओन ब्रांड नेम। However, some companies license names or symbols previously created by other manufacturers, names of well-known celebrities or actors from popular movies and books for key and of these can provide an instant and proven brand name. लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट पता है ना कि कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी को लाइसेंस क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे देती है कि वो उसका नेम और उसकी जो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और उसी लाइसेंस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मिडोरा जो है वो अंडर लाइसेंस जो है यूके के काम कर रहा है, ठीक है। इसकी जो सारी ये लिपस्टिक्स इस तरह की जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं वो सारे इसी तरह से आपका जैसे वो था नाम क्या था, ये बिस्किट था जो जुनून बिस्किट है सारे, वो किसकी फ्रेंच कंपनी ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है, ठीक है। देन आपके है को ब्रांडिंग, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम्स ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज ऑन द सेम प्रोडक्ट। अब बेसिकली को ब्रांडिंग में क्या होता है कि आप एक कंपनी होती है, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कंपनीज हैं डिफरेंट, मतलब दो डिफरेंट ब्रांड या दो डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और वो क्या कर रही हैं, एडवर्टाइज कर रही हैं दोनों सेम टाइम पे। यानी दोनों कंपनीज, जैसे उसकी एग्जांपल है जैसे नाइकी और आईपॉड का था कि जो आईपॉड पे थी उनकी जब वो ऐड बनाते थे तो दोनों का वो होता था कि नाइकी के शूज़ और आईपॉड आपके पास जो है वो स्पोर्ट फिट हो, तो जो है रनिंग बड़ी अच्छी होती है, आप बड़ी अच्छी जॉगिंग कर सकते हैं या फिर वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाकर। सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ कोड ब्रांडिंग। ओके, लास्ट टॉपिक जो है आपका, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम सुन भी रहे हो कि बस सोए हुए हो? हम सुन रहे हैं, ऐसे हो सकता है हम सो जाए। समझ मैम आ रहा है? सुन रहे हैं। समझ आ रहा है? यस यस। यस मैम, जहाँ प्रॉब्लम होगी आपको बता देंगे। ओके, देन इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड डेवलप। अच्छा, अब इसकी जो लास्ट कोड था उसकी जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है दैट इज ब्रांड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें होता है प्रोडक्ट कैटेगरी है, ब्रांड नेम है, कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और आपकी एग्जिस्टिंग ही जो आपका ब्रांड है तो हम उसमें लाइन एक्सटेंशन में प्रोडक्ट लाइन वगैरह का पढ़ा था ना कि एक हमारी प्रोडक्ट एक जो है वो कस्टमर केयर की हमने बना दी है, एक ग्रॉसरी आइटम्स की बना ली है, एक केयर की बना ली है, ठीक है। जिसमें जो केयर वाली इंडस्ट्री है उसमें आपकी शैम्पू आ गए, क्रीम्स आ गई, सोप आ गए, याद है कि पिछली साइड में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो जो उसकी जो एग्जांपल है एक वो आपकी है कि ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी सेम है, यानी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है, तो अगर आप उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट लाए वो ऐड करते तो दैट विल बी कॉल्ड लाइन एक्सटेंशन। फिर आपका है ब्रांड नेम के न्यू ब्रांड बना दिए है लेकिन प्रोडक्ट जो है एग्जिस्टिंग है, इसी तरह से ब्रांड एक्सटेंशन है, न्यू ब्रांड है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं फिर आपको ये समझ आएगा। देखिए, ब्रांड डेवलपमेंट में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है लाइन एक्सटेंशन का। लाइन एक्सटेंशन में क्या होता है कि एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू अ न्यू फॉर्म, कलर, साइज, इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एग्जांपल है वो कोर्स की डिस्कस करिए कि आपकी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसी प्रोडक्ट लाइन में जैसे बेवरेज कंपनी, एक और बेवरेज कंपनी है ना, यानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी। अब बेसिकली क्या है इसमें ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है कि कोक का जो है कि वो बेवरेज इंडस्ट्री में है, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में है,
अच्छा, अब उसकी देखिए आप उन्होंने लाइन एक्सटेंशन कैसे की है कि कोक डाइट है, 3 कैलोरीज कोक है, ठीक है, जीरो डाइट वो जो है जीरो कैलोरी कोक है, और इसी तरह से कोक डाइट है, उसमें भी उसकी डिफरेंट एक वो था स्ट्रॉबेरी वाला था शायद, मतलब इस तरह की डिफरेंट उन्होंने बना दी। तो बेसिकली एक ये क्या था, एक प्रोडक्ट लाइन थी ये सॉफ्ट ड्रिंक में, फिर उसको वो क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें एक न्यू उसमें कलर या आप कह लें कि टेस्ट की वो प्रोडक्ट उसमें ऐड करते जाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड लाइन एक्सटेंशन। Okay, then a brand extension, extending an existing brand name to new product categories. अच्छा, इसमें बड़ी मुश्किल से एग्जांपल जो आपकी बुक में वो डिस्कस किए, थोड़ा सा आसान इसको कर लेते हैं। जैसे पेप्सी का है ना, पेप्सी के हम एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस की है, कोक की जो कोक की हमने एग्जांपल डिस्कस की। अच्छा, पेप्सी जो है वो भी बेवरेज इंडस्ट्री में है। अब ये जो आप लेस खाती हो ना, बेसिकली ये भी किसका है, ये भी ये उनका ही है, क्या कहते हैं, ये पेप्सी का ही है, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज ब्रांड एक्सटेंशन, कि आप डिफरेंट इंडस्ट्री में चले गए। पहले तो आप बेवरेज कंपनी में थे, देन आप स्नैक इंडस्ट्री में चले गए, इसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन, ठीक है। ठीक है, और देन आपका आ जाता है इसमें, ये समझ आ गया ब्रांड एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट? यस मैम। ओके गुड। देन आपका अच्छा, इसमें जो एग्जांपल है मल्टी ब्रांड्स भी आ गया, न्यू ब्रांड्स भी, क्या आप न्यू ब्रांड एक्सटेंशन में ये भी हो सकता है कि आपने एक न्यू ब्रांड ही बना दिया, जैसे मैंने यही एग्जांपल डिस्कस किया, आप स्नैक इंडस्ट्री में चले गए तो आपने लेस का एक न्यू बना दिया, तो उसमें देखिए कितनी उसमें वो भी है, उसमें भी आगे लाइन एक्सटेंशन है, इतने सारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है। Okay, then आपका है multi branding offers a way to establish different features that appeal to different customer segments, lock up more reseller shelf space and capture large market share. For example, Procter & Gamble six laundry detergents brands combined capture a whooping means huge, यानी लार्ज, उसमें जो है वो डिस्कस किया, इसको इसके मीनिंग आते हैं a huge 62% of the US laundry detergent market। कि देखिए उनके वो नाम भी थे, आपकी बुक में मैंने देखे थे, एक तो वो है, लेट मी चेक उनके कौन कौन से नाम थे। अच्छा, इसका था जो डिटर्जेंट एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है इसमें, चलिए शैम्पू भी कर लेते हैं। अच्छा, इनके पैंटीन इनका है, हेड प्रोडक्ट इनका है, एक और है हर्बल एसेंस है, इन्फ्यूजियम है, और उसमें डिटर्जेंट में टाइड है, चियर है, इरा है, जैक है, एवरी है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मल्टी ब्रांडिंग है ना, हर एक ब्रांड का अपना वो है। अच्छा, इसका जो है ना डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि हर इतनी सारी आपकी कंपनी जो है वो उसी उसमें जो है वो प्रोडक्ट लेकर आ रही है कि हर एक आपको आपने डिफरेंट ब्रांड बना दिया, फिर डिफरेंट बिजनेस यूनिट बना दिए कि उसका ये जो है उसका ये उसकी मार्केट है, ये उसकी मार्केट है, ठीक है। होता है ना कि आपने वो की होती है, सेगमेंटेशन की हुई होती है कि जो टाइड है वो मिडिल क्लास के लिए है, ठीक है। अगर आपने आगे बना दिया वो थोड़ा सा अपर मिडिल के लिए हो गया, आपने इस तरह की सेगमेंटेशन की हुई, तो दैट इज मल्टी ब्रांडिंग, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी ब्रांडिंग। लेकिन उसका ये होता है कि फिर आपकी जो इसमें से कोई भी जो ब्रांड होता है ना, वो पूरी इंडस्ट्री में उसका वो नहीं होते मार्केट शेयर, वो दे विल बी सर्विंग ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द मार्केट। देन है मैनेजिंग ब्रांड के, आपका जो लास्ट स्ट्रीम है मैनेजिंग ब्रांड का, brand positioning continuously communicated to the customer. Companies need to periodically audit their brand strength and weakness. कि आपने सब कुछ कर लिया, अच्छा नाम डिसाइड कर लिया, अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, फीचर दे रहे हैं, ठीक है, आपने जो हमारी ब्रांडिंग की तरह भी चले गए, सब कुछ हो गया, सब लास्ट में आपको क्या आता है कि आपने अपने सारे ब्रांड्स को मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने का ये है कि जो भी आप जिस तरह का भी इमेज की, अगर आपने क्वालिटी वाइज एक इमेज क्रिएट किया कस्टमर के बारे में, जैसे मैंने कहा हर्ष पपीज का है कि देयर शूज आर वेरी कंफर्टेबल, अब उनका जो ब्रांड इमेज है कि वो कंफर्टेबल उसमें जाता है। तो अब जो कंफर्टेबल क्या है, अब उन्होंने जितनी भी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है, दे ऑल शूज शुड बी मस्ट बी कंफर्टेबल, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो है जो कंफर्टेबल की तरफ जा रहा है, स्टाइल की तरफ नहीं जा रहा, जो कंफर्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ही और शी विल बी प्रेफर टू द हर्ष पपीज, ठीक है। तो आप भी अपनी उस क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, जिस फीचर की बेस पर आपने कस्टमर के माइंड में इमेज बनाया उसको आपने मेंटेन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले कम्युनिकेट कुछ कर रहे हो, शुरू में आपने इसको मेंटेन किया और बाद में इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी और मैम ये ब्रांड, आखिरी स्लाइड है। ये आखिरी स्लाइड है, तो ब्रांड इक्विटी जो होगी वो नहीं होगी।
ओके, सेकंड में जो कंपनी हिस्ट्री periodically कि ऑडिट मीन्स कि आपने जज करते रहना है कि कितना, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहे होते तो आपकी प्रोडक्ट में कितने चेंजेस आप लेकर आए और कितनी फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वीकनेस क्या है कि जो इम्प्रूव किया जा सके, और स्ट्रेंथ क्या है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर। ठीक है, मैं